हाँ जी मेरे हिस्टोरियंस कैसे हैं। हिस्टोरियंस क्यों बोल रहा हूं, यही पूछ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम हो हिस्टोरियन क्योंकि तुम पढ़ रहे हो हिस्टोरियन से। बात है। अरे कैमरे वाले भैया जरा देख रहे हो, मैं काला उला तो नहीं लग रहा हूं ना? नहीं भैया, आप हल्के से लग तो रहे हो, हल्के से। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, काले ही तो लग रहे हैं, बट तुम कहोगे तो गोरे लग रहे हैं, बाकी तो बच्चे बताएंगे काले हैं तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा तो रहे हैं ना। काले लोग क्या पढ़ा नहीं सकते? हम भी पढ़ाएंगे। स्टीरियोटाइप को तोड़ना है हमें, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए तो हिस्टोरियंस स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। एंड ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पूरा का पूरा क्लास आपको इस बेसिस पे बेस रहेगा कि जो जितने भी सोर्सेज हमारे चैप्टर सेकंड में दे रखे हैं उन सभी सोर्सेज को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको डिकोड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिकोडिंग अर्ली इंडियन किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड में जितने भी सोर्स है, वो सोर्स क्या बेटा, वो जितने भी आपको ब्लू बॉक्स और पर्पल बॉक्स में आपको दिखते होंगे उसको हम सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन सारे सोर्स पे क्या क्या चीजें कहा गया है, किस को पोइट ने क्या लिखा है, कैसे कैसे चीजें, उस सब चीजों को हम इसमें डिकोड करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमें इन सोर्स को कैसे पढ़ना होता है, क्या तरीका होता है इसको रीड करने का। एज ए स्टूडेंट आप इसको क्या पढ़ोगे, क्या हम इसको नॉर्मली थियोरेटिकली पढ़ देंगे या हम किस तरीके से हम इसको डिकोड करेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सोर्स को लिखा किसने, हु रोट दिस सोर्स। कौन महान आदमी है, क्या मैं महान आदमी हूं या तुम महान आदमी हो? कौन है जिसने इसको लिखा है, या हमारे कोई दूसरे सर तो नहीं है जो लिख के चले गए, मेरे और आपके जैसे तो हो गए। तो किसने लिखा है ये आ गया था, क्या वो कोर्ट पोइट था, फॉरेन ट्रैवलर था, या कोई राजा था? अरे पहले के जमाने में अगर मान लो मैं राजा हूं तो मैं अपने बारे में लिखवा दूंगा, बोले भाई बहुत अच्छा राजा है, ये करता है वो करता है, खाना देता है, वो अलग बात है, खाना छीन लेता हूं, दैट्स अनदर केस। ठीक है, तो ये सब चीजें किसने लिखवाया है पहले हमें ये पता करना है। दूसरा क्या करना है कि क्या बायस है इसका, क्या ये रिटर्न है या नॉर्मली ऐसे है कि राजा की प्रेज ही दिखा रहा है, या प्रेज के अलावा क्या गलत चीजें भी दिखा रहा है। तो कोई भी राजा जो पहले लिखवाता था वो अपने बारे में गलत चीजें तो लिखवाएगा नहीं। हो जैसे देखा होगा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ समुद्रगुप्त के बारे में उसने अपने ही कोर्ट पोइट से लिखवा दिया कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये काम करता हूं, ये करता हूं। सम्राट अशोक के बारे में भी लिखा हुआ पियदर्शी नाम से उसको बोला गया। ठीक है, तो सब क्या है, वो सब अपने बारे में अपने कोर्ट पोइट से लिखवाते हैं। तो क्या बायस है, क्या वो सच में सही बात लिखी गई है, गलत बात लिखी गई है, इसके बारे में करना है। तीसरा क्या करना है, इंसेक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द फैक्ट, क्या कहना क्या चाहता है। अगर जो मैं तुम्हें संस्कृत के 4 श्लोक बोलूं तो तुम खाली रीडिंग करोगे, रीडिंग करना, उसके मतलब का पीछे का इंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, वो पता करना है। जैसे मैं तुमसे बोल दूं आज कुछ भी, चाहे कोई XYZ कोई भी पर्सन तुम्हारी क्लास की, हूर के परे परी जो भी लोग है, परा परी जो भी लोग है, वो तुमसे कुछ हंस के बोल दे तो तुम बोले ना आज ऐसा क्या है जो उसने मुझसे हंस के बोला, आज तक तो कभी नहीं बोलती थी। तो तुम्हारे ये जो डाउट्स है ना, इसी को हमें इसमें क्लियर करना है कि जो वो सोर्सेस हैं, क्या वो सोर्सेस का कंटेक्स्ट क्या है, कहना क्या चाहता है, और उसे किस टाइप के क्वेश्चन बन पाए, ये चीजों को हम लोग डिकोड करेंगे आज। ये हमारा सबसे पहला सोर्स है बेटा। देखो हम इसको 4 चीज में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग देखेंगे क्या वो कहना चाहता है। दूसरा, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा, उसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप यूज कर सकते हो। चौथा, सीबीएसई से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछ सकता है इस पूरे सोर्स में। तो जितने भी सोर्स है आपके चैप्टर 2 के अंदर, उन सारे चैप्टर 2 के सोर्स के लिए इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत लगती है बेटा स्लाइड बनाने में, वो अलग बात है। सॉरी मेरे को नहीं, नोटबुक एलएम को, बट अल्टीमेटली देना तो प्रॉम्प्ट पड़ता है ना। ठीक है, तो ये चीज है, हम इस चीज को हम करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सोर्स है, ये किसने लिखा, मैगस्टीन भाई साहब ने लिखा था। अब ये मैगस्टीन को भाई साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका। क्या था बेटा, इंडिका एक बुक है जिसको लिखा था मैगस्टीन। अब मैगस्टीन इंडिया के थे नहीं, ये कहीं से घूमते भटकते आ गए थे, और इन्होंने जो वहां पे कोर्ट में देखा, को जो राजा दरबार में देखा, वही चीजें इन्होंने लिख दिया। तो क्या सारी चीजें थी वो हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली कई सारे ऑफिसर्स के बारे में मेंशन है कि कई सारे ऑफिसर्स थे, वो कई ऑफिसर्स जो थे वो रिवर के बारे में ध्यान रखते थे, लैंड को ध्यान रखते थे। ठीक है, उसके अलावा कलेक्ट टैक्स करते थे, ब्लैक स्मिथ, कॉपर, जितने भी अलग अलग टाइप्स के जितने भी हमारे वो थे, क्या बोलते उसको, ऑक्यूपेशन करने वाले लोग, इन सब के बारे में अलग अलग टाइप के सोर्सेस को रखते थे। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स का उन्होंने रख रखा था। अब क्या है, एक्सप्लेनर में देखोगे तो ये क्या बता रहा है, ये पूरा का पूरा मौर्य स्टेट के बारे में। और मैगस्टीन किसके टाइम में आ गया था, मौर्यन के टाइम पे आ गया था। किसके टाइम में आया था बेटा, मौर्यस के टाइम में आए। ठीक है, तो अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट जो है, ये जो आपका सोर्स है, ये सोर्स किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, मौर्यन स्टेट के बारे में, उसके वाटर एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में कर रहा है। सेकंड चीज क्या एक्सप्लेन कर रहा है, टैक्स कलेक्शन उसका कैसा था, और वो इंडस्ट्री को किस तरीके से मैनेज करते थे, इसके बारे में बताया जा रहा है।
ये भी बताया जा रहा है इसके अंदर कि सबके लिए एक ऑफिसर था, सम सुपरिटेंडेंट्स वर बीइंग देयर। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी। कैसी थी बेटा? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो उस टाइप पे जो किंग के लिए काम करता था वो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह था, ठीक है। अब ये क्या करते थे? हर चीज को कंट्रोल करता, वाटर से लेकर फार्मिंग से लेकर लोकल इंडस्ट्रीज, ये सब क्यों कंट्रोल करते थे? ताकि इनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए, और टैक्स कलेक्ट करके किसको दिया जाए? राजा को दिया जाए। अब इसमें की टेक अवेज क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं आपके? सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब क्या है? एक हाईली स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट था हर एक चीज को देखने के लिए। उसके अलावा इरिगेशन कंट्रोल के लिए बात कर रहे हैं कि वाटर को कैसे, मैंने देखा पहले रिवर्स को मैनेज कर, रिवर को मैनेज करने का मतलब इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करना है। कैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हर एरिया में कैनल्स वगैरह पहुंचना चाहिए इसका। तीसरा क्या है हमारा? इकोनॉमिक ओवरसाइट, कैसे ये सारे के सारे किस तरीके से हम जो राजा का जो खजाना है उसको भर सकते हैं। तो वेल्थ को कैसे मैंने मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो टैक्स को कैसे मैंने मैक्सिमाइज करेंगे, तो टैक्स मैक्सिमाइज किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे कि राजा जो है ज्यादा अमीर हो जाए, प्लस देश उनका ज्यादा अमीर हो जाए। ऊपर से फॉरेन पर्सपेक्टिव, क्या ये जो एम्बेसडर था ग्रीक, ये कहां से आया था? ग्रीक से आया था। तो ये जो ग्रीक एम्बेसडर था, ये मेगास्थीन, ये जो ग्रीक एम्बेसडर था इसका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या ये सही था या नहीं था, इस चीज के बारे में। अब सीबीएसई क्या कह सकता है? सीबीएसई अलग अलग तरीके से टेस्ट, आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी के बारे में क्या आपके पास नॉलेज है या नहीं है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है 4 नंबर में, प्रोबेबल क्वेश्चन है, अल्टीमेटली नहीं है सीबीएसई। क्या पता किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारी इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, हु नोस, क्या पता सीबीएसई हमारे वीडियोस देख रहे हो, नो आईडिया एट ऑल। तो प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि मेगास्थीन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स थे, इन स्टेट ऑफिशियल्स का पूरी स्टेट की इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर को मैनेज करने में क्या रोल था। जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबको इकोनॉमी को मैनेज करने में क्या रोल था, इन सब के बारे में इलैबोरेट करें। तो आप ये कह सकते हो कि स्टेट डिपार्टमेंट कैसे कंट्रोल करते थे, इरिगेशन कंट्रोल कैसे होता था, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करोगे, अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर आंसर तैयार। अब नेक्स्ट सोर्स देखो, नेक्स्ट सोर्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सोर्स। अब है क्या? देखो, सबसे पहली चीज कैप्चरिंग एलिफेंट फ्रॉम द आर्मी, ये वाला सोर्स है, ये आपके दे रखा है सोर्स चैप्टर 2 में। अब ये सोर्स में क्या दिखा रखा है? टोटल कितने इन्फेंट्री थे? 6 लाख इन्फेंट्री थे हमारे, 30,000 कैवलरी जो घोड़े वाला जो सेना होती है, और 9,000 एलिफेंट्स थे हमारे। इसको हम कहां से कलेक्ट करके लाते थे, कहां से कैप्चर करते थे? तो इनको हम कैप्चर कहां से करते थे? जंगल से कैप्चर करते थे, फॉरेस्ट एरिया से कैप्चर करते थे। और ये कहां पे, इन सब के बारे में कहां पे मेंशन है बेटा? इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में मेंशन है। अब ना आपका क्वेश्चन क्या बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन, हु हैज रिटन अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र इज रिटन बाय द कौटिल्य। किसने लिखा बेटा? कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। क्या नाम था बेटा? चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र लिखते लिखते क्या किया, और इसमें किसके बारे में मेंशन है? हाथी के बारे में मेंशन है। अब इसका मतलब क्या है? आज के जमाने के लिए जो अभी ईरान और उसमें इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो उसमें देख रहे होगे युद्ध तो हमारे सिंपल क्या मिसाइल्स वगैरह से युद्ध कर रहे हैं क्योंकि दूर है, बट 2 बॉर्डर अगर जो आपस में टच हो तो वो लोग क्या टैंक्स वगैरह का यूज करते थे। तो पहले के जमाने में तो टैंक्स होते नहीं थे, तो पहले के जमाने में ये एलिफेंट्स किसका काम करते थे? टैंक्स का काम करते थे। किसका काम करते थे? टैंक्स का काम करते थे, टैंक्स का। और ये एलिफेंट को देखने के लिए एक स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड का नियुक्त किया जाता था, ठीक है। और ये क्या करते थे? टाइम टू टाइम पे एलिफेंट को ट्रैक करते थे, कहां पे हमें एलिफेंट मिल सकता है, और जैसे ही उनको ट्रैक करने के बाद उनको मिल जाता था तो अल्टीमेटली वो किसके लिए यूज कर लेते? मिलिट्री यूज के लिए कर लेते थे। तो हाथियों का भी बहुत ज्यादा योगदान होता था पहले के जमाने में लड़ाई लड़ने में। अब की टेक अवेज क्या है इस पूरे स्लाइड्स के अंदर, इस पूरे सोर्स के अंदर? सबसे पहले क्या है कि एलिफेंट्स वर वेरी वाइटल फॉर द मिलिट्री पर्पस। सेकंड टेक अवे इज फॉरेस्ट का इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली जब हम एलिफेंट को रखेंगे तो एलिफेंट कहां पे मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। तो हमें फॉरेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर से संभाल के रखना पड़ेगा, तभी तो वहां पे एलिफेंट्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो उसको कैसे, फॉरेस्ट इंटीग्रेशन कैसे? इवन गवर्नमेंट जो थी वहां की, जो किंग वगैरह थे, वो क्या करते थे? फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रिक्रूट करते थे, ठीक है। प्लानिंग तो दस आ रहा है कि अर्थशास्त्र में ये बताया गया किस तरीके से पूरी की पूरी लड़ाई को लड़ा जाएगा और किस किस तरीके क्या क्या चीज जो है किस वॉर में यूज होंगे, तो प्रॉपर प्लानिंग को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। ऊपर से बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह जो थे उन्होंने कहा कि ये जो कंटेक्स्ट है, बहुत सारी स्टूडेंट ने क्या कि ये जो कंटेक्स्ट है बहुत एक्सेजरेट करके दिया गया है, ऐसा था नहीं, बट हाँ हम क्या करेंगे, हम यही चीज मान के चलें। अब सीबीएसई क्या पूछ सकता है? सीबीएसई ये पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई वर द एलिफेंट्स कंसीडर्ड एज ए क्रूशियल रिसोर्स फॉर द मॉडर्न आर्मी एंड हाउ डिड दे इंश्योर इट्स
हाउ डिड स्टेट इंश्योर इट्स रेगुलर सप्लाई, क्यों हाथियों के ऊपर डिपेंडेंट था मॉडर्न आर्मी। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती थी इन सबको एफिशिएंटली सप्लाई करने के लिए, रेगुलर सप्लाई। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट वन इज, देखो पांड्यन चीफ के बारे में बताया हुआ है। पांड्यन चीफ सेंगुवटम का एक, वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं, तो जंगल की तरफ बढ़ने के बाद उनका क्या वहां पे रिस्पॉन्स रहता है कि कैसे वहां के लोकल ट्राइबल्स पीपल जो थे उनको कैसे वो लोग रिसेप्शन देते हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स वगैरह करते हैं, उन सब के बारे में पूरा का पूरा है। ठीक है, पीपल केम डाउन टू माउंटेन, और उनके डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, राजा आए हैं हमारे, तो उनकी खुशी में अरे हमारे राजा पधारे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं, आइवरी, फ्रेग्रेंट वुड, हनी, इन सब चीजों का क्या किसको गिफ्ट दे रहे हैं, जो पांड्या के चीफ थे उनको गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कहां पे पाया गया है, शिल्पादिकरम में पाया गया। शिल्पादिकरम एक तमिल टेक्स्ट है, संगम लिटरेचर जो है तमिलनाडु का, साउथ का, तो जो संगम लिटरेचर है उसमें एक टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं शिल्पादिकरम। ठीक है, इसी के अंदर लिखा हो कि पांड्या जो चीफ थे, उन चीफ को जब वो जंगल में जाते हैं तो उनको क्या क्या चीजें गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग को डिकेट करें तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी किंग फॉरेस्ट पहुंचता है तो वहां के लोग, ट्राइबल्स पीपल, वहां के लोग उनको कैसे रिसेप्शन देते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं, इन सब चीजों के बारे में ये दिया गया है। कई लोग डांस करते हैं, देखो डांस कर रहे, खुश हो रहे, ये सारे के सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है यहां से, ये शो करता है कि जो राजा था और वहां के जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, इन सबका रिलेशन कैसा था, मेरे और बच्चों के बीच में रिलेशन कैसा है, राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन कैसा है, राजा और आर्मी के बीच में रिलेशन क्या है, ये अलग अलग टाइप के रिलेशन को शो करता है। ये भी शो करता है कि रिच इकोसिस्टम था, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट था। इकोनॉमिक सपोर्ट नॉट ओनली फ्रॉम द टैक्स कलेक्टर, नॉट ओनली फ्रॉम द अर्बन ड्वेलर्स, बट ऑल्सो फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, ये समझ। इवन ये भी शो करता है कि स्टेट जो था पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। एग्रीकल्चर से बढ़कर भी वो चीजें थी, कुछ चीजें जो क्या था, फॉरेस्ट से चीजें मिलने वाली थी। और ये भी शो करता है कि तमिल का जो ये एपिक है, ठीक है, शिल्पादिकरम कहां पे, संगम सोसाइटी द्वारा लिखा गया है, तो इसकी क्या महत्व रही है, क्या इंपोर्टेंस था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन, हमें रिलेशनशिप को एग्जामिन करना है किसके बीच में, स्टेट और फॉरेस्ट डवेलर, राजा और उसके जो फॉरेस्ट डवेलर्स उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहा होगा जो शिल्पादिकरम में है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मार्क कर दो, कोई से भी क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट को देखेंगे तो समुद्रगुप्त भाई साहब आ गए भाई। अभी समुद्रगुप्त कब कौन थे तुम्हें पता ही होगा। समुद्रगुप्त इज बेसिकली समुद्रगुप्त कौन था बेटा, राजा था। किस किंगडम का, गुप्ता किंगडम का। तो गुप्ता किंगडम का राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने एक प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति को और बोलते हैं अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या करवाया, इसने अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखवाई। और इसने किससे लिखवाया है, समुद्रगुप्त ने। उसका जो कोर्ट पोइट था, कोर्ट पोइट कौन था उस टाइम पे, हरिसेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर एमसीक्यू। कोर्ट पोइट हरिसेना, उसके बारे में लिखवाया गया। क्या है ये बहुत ही इज अ पुरुष सुप्रीम बीइंग, ये बहुत अच्छा है, ये इंसान का बहुत, ये राजा ये ऐसे राजा है जो अपनी प्रजा की बहुत मदद करते हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने अपने नाम पे क्या है, इन्होंने अपने आप को किसके इक्वल रखा है, कुबेर के, वरुण के। किसके इक्वल रखा है, कुबेर के, वरुण के, इंद्र के, यम के, इन सब के बराबर अपने आप को रखा है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये रॉयल प्रोपेगेंडा को शो कर रहा है कि राजा अपने बारे में ही कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखवा सकता है, वो उस टाइम की चीजें थी। ठीक है, नाउ अभी सर क्या करते हैं, प्रशस्ति ट्रेडिशन, लोग अपने बारे में क्या, अपने कोर्ट पोइट से क्या करवाते थे, अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बातें करवाते थे। जैसे कि कोई एक बच्चा हो क्लास में, उसको बोल दो, वो पढ़ता लिखता ना पढ़ो, कितने बड़ा, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये होगा घर में, साइकिल भी नहीं, बट पता नहीं क्या क्या चीजें गिनवा देगा। ठीक है, तो वैसी चीजों के बारे में प्रॉपर ये प्रशस्ति वैसे भी राजा पहले के जमाने में करते थे। बेशक कितने ही क्रूअल हो, कठोर हो, निंदनीय हो, बट वो अपने आप को क्या, मैं सबसे महान हूं, ऐसा कुछ दिखाते थे। ठीक है, अब इसमें यह भी बताया गया कि राजा को बहुत ज्यादा पूजा जाता था, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिवाइन मानता था कि मैं भगवान का ही अवतार हूं, इस तरीके की चीजें वो लोग करते थे। ठीक है, अब ये भी दिखाया गया कि एक रूलर का ट्रेड कैसा होना चाहिए, जो राजा है वो राजा का ट्रेड कैसा होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, वो मिलिट्री और प्रजा के बीच में बिल्कुल बैलेंस बना के चलेगी, ताकि हाँ दोनों के दोनों आराम से चल सके। ठीक है, सांस्कृतिक हाई कल्चर, ये सारे के सारे जो लिखी गई, कोर्स हरिसेना ने कौन से लैंग्वेज में लिखा बेटा, संस्कृत में लिखा। तो ये शो करता है कि संस्कृत वाज वेरी प्रिविलेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये चीजें। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो प्रोजेक्ट था समुद्रगुप्त था, वो कैसे एक रूलर को आइडियल रूलर शो करता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अल्टीमेटली 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का बनेगा, तो ये चीज कर लेना आप लोग। नेक्स्ट सुदर्शन लेख, अरे ये कैसे भूल गए, ये तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पता नहीं कहां कहां पूछा जाता है। ये सुदर्शन लेख एक ऐसा लेख है, कहां पे लोकेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात में लोकेटेड, ठीक है, गुजरात में लोकेटेड तो है सुदर्शन लेख। दूसरी चीज क्या है, किसने बनवाया, किसने इसको रिपेयर करवाया? एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, हु हैज रिपेयर्ड सुदर्शन लेख? तो रुद्रदमन। रुद्रदमन कौन थे बेटा? कौन थे कौन थे कौन थे बताओ, उसमें बताना आप लोग, कमेंट में बताना रुद्रदमन कौन थे, ठीक है। अब ये सुदर्शन लेक जो इन्होंने रिपेयर करवाया था, इसको रिपेयर करने के लिए इन्होंने ना कोई टैक्स कलेक्ट किया था ना कुछ नहीं किया था, ये अपने जेब से इन्होंने रिपेयर कराया था। सेल्फलेस सर्विस, मेरे पास बहुत है, बांट दूंगा मैं, दान कर दूंगा, उस टाइप की सर्विस इन्होंने करी थी, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इस पूरे कंटेक्स्ट का सुदर्शन लेक के बारे में समझे तो दूसरा क्या है, सबसे पहले क्या समझते हैं कि इसको बनाया किसने था? मौर्य ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? मौर्य ने। बिल्ड बाय द मौर्य, और मौर्य ने बनाया, बट खत्म, खराब कैसे हुआ? स्टॉर्म्स वगैरह आया, बहुत ज्यादा आंधी तूफान है, उसके द्वारा खत्म हुआ। बट इसको दोबारा रिपेयर किसने कराया? साका टैक्स, साका जो रूलर थे, साका की कौन थे? रुद्रदमन। इन्होंने क्या अपने पॉकेट से, अपने जेब से निकाला है, 2 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, उससे क्या पूरे कैनल को रिपेयर करवाया है, ठीक है। अब उसके अलावा एक और चीज देखेंगे कि अब इसके की टेकअवेज, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेट एंड इरिगेशन। किंग कितना रिस्पॉन्सिबल होता था उस टाइम के जमाने में कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़े। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? राजा का भी भलाई है और प्रजा की भलाई है, ठीक है। तो उसके लिए कितना सीरियस रहते थे। तुम लोग तो सीरियस रहते नहीं हो पढ़ाई के लिए, ये तो कम से कम सीरियस है, यही फायदा, ठीक है। दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। कैसे ये शो कर रहा है कि सेम रोग जो है ये हिस्ट्री को मोरन ने भी सेम किया, साकास ने भी किया, फिर बाद में गुप्ता ने भी रिपेयर कराया, ठीक है। ये भी शो कर रहा है कि आज के टाइम पे फिलैंथ्रोपी, पहले राजा लोग कितने दान प्रदान करते थे, हम लोग आज के जमाने में क्या हो रहा है पता है ना? कुछ लोग जाते हैं, गरीबों को दान देते और सेल्फी खिंचवा लेते हैं और उसको फिर पोस्ट करते हैं, फाइनली हेल्प द पुअर। अरे क्या हेल्प किया तुमने जब सेल्फी लिखवा के डालिया। दान वो होता है जो ना कभी दिखाया जाए, दान वो होता है जो सेल्फलेस सर्विस, जिससे आपका कुछ फायदा ना हो, बट आपने जैसे ही उसको क्या फोटो खींच के अपलोड कर दिया तो आपका वो दान खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा आपके दान में, ठीक है। तो पर पहले के जमाने में, अच्छा अब सबसे बड़े डोनर कौन हुए? अब देखो अभी पीछे उनकी मृत्यु हुई है 1 साल पहले, सर रतन टाटा, ठीक है। उनसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट आज के जमाने में हैं। तो ये भी शो करता है वो जो आज के टाइम में जो डोनर्स हो रहे हैं, वो डोनर्स आज के नहीं, ये पहले के राजा महाराजा जो दान वगैरह करते थे, उन्हीं से इन्होंने सीखा है कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करता है? एपिग्राफिक एविडेंस कैसे है, उन सब चीजों के बारे में बात करता है। अब इसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? सीबीएसई क्या पूछ सकता है आपको? सीबीएसई ये पूछ सकता है कि सुदर्शन लेक का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? क्या सुदर्शन लेक का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज्यादा था? इन सब चीजों के बारे में क्या है, सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। देखो थोड़ा आपको बोर हो रहा होगा, मान लिया, बट क्या है, हम बैठे थे तुम्हें टाइम पास करवाने के लिए, बोर तो होते रहते तुम तो सर रोटी ज्यादा खा ली तो बोर हो गए, ज्यादा सो लिए तो बोर हो गए। आजकल के बच्चों में ना पेशेंस नहीं है। सिंपल सी साधारण बात बताओ तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज द ओनली की टू सक्सेस। मैं बोलता हूं कि भैया धैर्य रखो, सब मिलेगा, जल्दबाजी नहीं है। पर आजकल की जनरेशन क्या है, हमें सब कुछ यूं चाहिए, यूं नहीं मिलता। हर चीज के लिए मेहनत और पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति। ये मनुस्मृति इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट, बट स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट, ठीक है, बट स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमें गिवन है। अभी क्या है कि किंग के अराउंड जितनी सारी कंट्रोवर्सीज थी, उन कंट्रोवर्सीज के से रिलेटेड मनुस्मृति में जो भी लिखा गया है कि राजा आइडल, राजा कैसा होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उसको, क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने चाहिए, इन सब के बारे में उस वाले हम सोर्स में क्या लिख सकते हैं। तो हमने जब इसका मीनिंग को डिकोड किया तो इससे समझ में आया कि लैंड ओनरशिप जो था ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट था। कोई भी ये बोलता है ये मेरी जमीन है, ये बोला मेरी जमीन है, 1-1 इंच की जमीन की लड़ाई कर लेते थे। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मनुस्मृति में क्या लिखा हो, उसने एडवाइस दिया किंग को, क्या कि आप कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें उस जमीन के अंदर क्या करवा दो, गड़वा दो। जैसे मान लो मेरे से कोई आइडेंटिकल चीज है तो मैं अपनी जमीन के कई फीट अंदर गड्ढा करके दबा दूंगा,
फिर बाद में जब कंट्रोवर्सी होगी कि ये लैंड किसको बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग करता है, तो क्या करूंगा, मैं जमीन को खोदूंगा, उसके अंदर से कुछ चीजों को निकालूंगा, फिर बताऊंगा देखो ये मैंने गाड़ रखा तो ये मेरी जमीन मेरे से बिलोंग करती है। तो सिंपल सी बात है, हिडन प्रूफ ऑफ ओनरशिप को डिफाइन करता है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अब की टेकअवेज क्या बन सकता है इस पूरे सोर्स से? सबसे पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट को शो कर रहा है। दूसरा, राजा कैसे प्रजा के बीच में लड़ाई हो जाए तो उस फाइट को कैसे सोल्व करेगा। तीसरा क्या, धर्मशास्त्र में क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हुई है इसके बारे में बात करेगा। और पहले के जमाने में क्या मेथड था जिस मेथड को यूज करके ये लोग क्या कर सकते थे, लड़ाई वगैरह को सोल्व करते थे, उन सब चीजों को। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है बाउंड्रीज को लेकर, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री है, पर आजकल की तुम्हारी तो कोई बाउंड्री नहीं है, तुम्हारे पास तो असीम संपा, ये भी मेरा है वो भी मेरा, ऐसा थोड़ा चलेगा। ठीक है, तो जो बाउंड्रीज को लेकर जो प्रॉब्लम कंट्रोवर्सीज थी उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया गया है मनुस्मृति के द्वारा, और क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा मनुस्मृति के द्वारा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3-4 स्लाइड्स और है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ इन ए स्मॉल विलेज, गांव के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें होता था, क्या सिर्फ वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे या किसी और चीज पे डिपेंडेंट थे, कैसे कैसे चीजें चलती थी वो चीज देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि लाइफ जो थे ना फॉरेस्ट एरिया के जो एज पे रहते थे, मतलब इधर फॉरेस्ट है इधर एग्रीकल्चर है, तो उनकी जिंदगी कैसे चलती थी। तो आप देखोगे कि वहां की जो सोइल मिट्टी थी वो बहुत ही हार्ड थी, दैट वाज अ ब्लैक सोइल was there एंड वो बहुत ही स्टिफ थे, बहुत ही हार्ड था, उसको हम अच्छे से ना इरिगेशन कर पाते थे, ना हम उसको अच्छे से हमारे पास उतने टूल्स और वेपन्स नहीं थे जो उस टाइम में हम उनके ऊपर क्या कर सके, प्लगिंग कर सके। तो उसके अलावा वो क्या करते थे, तो विलेजर्स इसके अलावा एग्रीकल्चर के डिपेंडेंट होने के अलावा और किसी को डिपेंडेंट थे कि फॉरेस्ट से वो लोग कलेक्ट करते थे, चीजों को कलेक्शन करते थे, उसको क्या करते थे, बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था उनसे वो अपने जीने की जो भी चीजें होती थी उसको खरीदते थे। ठीक है, अब इस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर का प्रॉपर तरीके से क्या विकास नहीं हुआ था। दूसरी क्या शो कर रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री इकोनॉमी को शो कर रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तीसरा क्या है, रोल ऑफ वुमेन। अब देखो एग्रीकल्चर करने के लिए तो मैन थे, बट ये फॉरेस्ट वुड कलेक्ट करने के लिए कौन है, ये सारे सारे वुमेन। तो वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम के जमाने में, कैसे वो इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती थी, ये सब चीजें क्या है, ये शो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, रेयर पर्सपेक्टिव, कि कैसे आम जनता जो है हमेशा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, कभी कभार और कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम्स होते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि ये पूरा का पूरा, अच्छा हर्ष सरिता, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहां पे मिलता है आपको, हर्ष सरिता में इसका मेंशन। अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हर्ष सरिता वाज रिटन बाय हुम, तो इट इज रिटन बाय द बाणा भट्ट। क्या बनता है आंसर बेटा, बाणा भट्ट ने क्या लिखा है, हर्ष सरिता को लिखा है। तो अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकंड क्वेश्चन होता है एमसीक्यू है, नॉर्मल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बाणा भट्ट ने जो हर्ष सरिता लिखा है, ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए क्या क्या डिफरेंट चैलेंजेस थे, और वो कैसे एग्रीकल्चर के जितने भी पीजेंट्स थे और सेटलमेंट थे वो लोग कैसे उन चीजों को कोप अप करते थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट सोर्स इज ऑल अबाउट प्रभावती गुप्त। देखा आ गया ना, मेरा ये फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, पहली बार मैंने पूरे हिस्ट्री में पहली बार कहीं ऐसा देखा कि किसी महिला को लैंड ट्रांसफर का अधिकार है। मैंने पहली बार किसी पूरी हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया में अभी तक पहली बार मैंने कभी देखा, इवन आप लोगों ने पहली बार देखा हो कि कोई फीमेल जिसको धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत ही नीचा दर्जा दिया गया है, कोई भी फीमेल उनको राजा या महारानी बन सकती हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता, क्योंकि जहां पर कहीं भी फीमेल का क्वेश्चन आता है यू कैन कोट दिस। प्रभावती गुप्त कौन थी, प्रभावती गुप्त वाज बेसिकली अ रूलर ऑफ चंद्रगुप्त, सॉरी डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II, और इनको क्या बनाया गया था, रूलर बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये सब लैंड ग्रांट्स करते थे। क्या करते, पहले के जमाने में जमीन का दान देने का किसका अधिकार होता, सिर्फ मेल दान देते थे, बट शी वाज ओनली फीमेल हु हैज डोनेटेड द लैंड। ठीक है, अब इसको मीनिंग को डिकोड कर देंगे, तो ये जिनको भी लैंड वगैरह देते थे, रिलीजियस टीचर जो उस टाइप के ब्राह्मण्स वगैरह होते थे, जिनको रिलीजियस टीचर्स बोलते थे, इनको जमीन दान दिया जाता था। उनको क्या बोलते थे, अग्रहारा ग्रांट। क्या बोलते थे, इस टाइप की जमीन को क्या बोलते थे हम, अग्रहारा ग्रांट्स। ठीक है, अब ये तो देते थे, बट इन्होंने एक बहुत अच्छा रूल, पहले के जमाने में देखा होगा कि छोटे छोटे जमीन दे दी जाते थे, वो अपनी मिलिट्री को खड़ा कर देते थे, उनके पास इतना पैसा हो जाता था कि वो बाद में राजा को ही डिच कर देते थे। ठीक है, बट इन्होंने एक एग्जाम्पल्स लगाए कि आपको हम जमीन तो दे रहे हैं, बट ना ही तो आप सोल्जर्स को रख सकते हो, ना ही आप उनसे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो, ना ही आपके उनके ऊपर क्या है, उन जमीन के ऊपर माइनिंग राइट्स, कुछ नहीं है। ये सारे राइट्स किसके होंगे, राजा के होंगे। तो सी हाउ मच इंटेलिजेंट सी वाज।
अब क्या टेक अवेज है, क्या आपके इंपॉर्टेंट आंसर्स बन सकते हैं? तो सबसे पहला एक्सेप्शनल फीमेल पावर, इट क्लियरली शोस कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो वुमेन रॉयल, सिर्फ जो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रॉयल वुमेन थी सिर्फ उन्हीं को राइट्स था, नॉर्मल वुमेन्स को राइट्स नहीं था। तो ये शो कर रहा है कि धर्मशास्त्र में कैसे एक वुमेन की परछाई को दिखाया गया। दूसरा क्या है, अग्रहारा ग्रांट्स क्या होता है? अग्रहारा इज गिफ्टिंग फ्री टैक्स फ्री लैंड टू द ब्राह्मण्स। जो बड़े बड़े ब्राह्मण्स थे जिन्हों, अच्छा ये जमीन दान देने का कंसेप्ट भी ब्राह्मण्स ने स्टार्ट किया। सोचो सब कुछ तो ब्राह्मण्स ने स्टार्ट किया। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहले के जमाने में एंशिएंट इंडिया से लेकर मिडिवल हर जगह किसका रूल था? ब्राह्मण्स का रूल था। तो इन्होंने वो सारे लॉज बनाए। धर्मशास्त्र भी किसने लिखा? ब्राह्मण्स ने लिखा। और इसको लिखा भी ब्राह्मण्स ने, और ये भी बोला गया कि राजा का कर्तव्य है कि इसके अंदर जो लॉज लिखा गया वो फॉलो करवाए। ठीक है, बट धर्मशास्त्र में लिखी किसकी बात है? फायदे की बात कही गई है, ब्राह्मण्स की करेंगे। तो सी हाउ मच डोमिनेटेड दे बात। तीसरी चीज क्या करी जा रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे ये शो कर रहा है कंप्लीट, की कैसे आप लोग ये चीजें नहीं रख सकते हो, कैसे सेंट्रल स्टेट जो है वो स्टेट जो है वो ये जो स्टेट बनेगा बाद में, ये कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो अग्रहारा ग्रांट, मान लो पहले पास मेरे पास कोई जमीन नहीं थी, अब पूरे गांव की जमीन मेरे को दे दिया गया दान में, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको क्या करूंगा? मैं कंट्रोल करूंगा। ठीक है, तो जब मैं कंट्रोल करूंगा इन सारे के सारे लोगों को, तो अल्टीमेटली क्या, मैं एक नए टाइप का लोकल लॉर्ड्स बन जाऊंगा। अब सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछेगा? सीबीएसई पूछेगा भैया एक महिला कैसे, महिला की बात आ गई तो अल्टीमेटली क्वेश्चन बनना तय है। तो ये पूछेगा कि जो लैंड ग्रांट्स प्रभावती गुप्त ने किया है, तो आपको इनके एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझ में आता है, क्या इंपॉर्टेंस है फीमेल रूलर की, ये सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मालाबार कोस्ट। नाउ साउथ इंडिया में आ जाओ। साउथ इंडिया में के बारे में लिखा हुआ कि कैसे बड़े बड़े शिप्स जो थे वो बहुत अलग लार्ज क्वांटिटी में पेपर्स लेके आते थे, कॉइन्स को लेके जाते थे, कॉपर्स को, और एक्सपोर्ट क्या करते थे? डायमंड एंड सफायर, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करते थे। अब इसका मतलब क्या है कि ये किसके द्वारा लिखा गया? ग्रीक सेलर। ही वाज अ पर्सन हु हैज रिटन पेरिप्लस ऑफ ग्रीक सेलर। ठीक है, अब ये इंपोर्ट क्या करते थे? गोल्ड कॉइन, टोपाज और कॉपर, और एक्सपोर्ट क्या करते थे? पेपर, पर्ल्स एंड आइवरी, ये सब चीजें क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। अब इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है कि ये शो कर रहा है अल्टीमेटली ये वाला पैराग्राफ कि ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन द रोमन एम्पायर, मेडिटेरियन एम्पायर, जितने भी एम्पायर है वो सब इंडिया से ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक थे। सेकंड चीज, ब्लैक गोल्ड, पेपर वाज कंसीडर्ड एज अ ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ये भी एक चीज को शो कर रहा है जिसका हाई वैल्यू था इंपोर्ट में। पेपर क्या होता है बताना मुझे? मसाला होता है किसी टाइप का। आई थिंक ब्लैक पेपर, काली मिर्च की तो बात नहीं हो रही है। अरे मैं भी काला, मिर्च भी काली, देखा सब चीज काले काले। चलो, अब ये शो कर रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके क्या बहुत ज्यादा कॉइन्स वगैरह का भी इंपोर्ट होता है, तो अल्टीमेटली वेल्थ, पैसा कितना जमा हो रहा है। ठीक है, और आर्कोलॉजिकल प्रूफ्स इसके क्या क्या मिले, ये सब चीजों को भी इंपोर्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिया का नेचर कोस्टल ट्रेड में कैसे है, और कैसे इस पेरिप्लस भाई साहब ने इसको सपोर्ट किया है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट अच्छा कर सकता था, इंपोर्ट अच्छा कर सकता है, कैसे इसको सपोर्ट किया। तो आपको एग्जांपल देना है, इंपोर्ट क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द किंग, अशोक, सम्राट अशोक, इसके बारे में। अब अशोक भाई साहब दोबारा आगे ये कह रहा है कि पहले के जमाने में एक इंसान होता था जिसका नाम था पति वेदकास। अरे भाई पति, किसका पति? वो पति जो कम्युनिकेशन का ध्यान रखता हो। देखा हर चीज में पति, हर जगह पति, तो पति आता है, तो पति मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये क्या शो कर रहा है कि फीमेल वाज लेस इंपॉर्टेंट, सो दैट इट क्लियरली इंडिकेट्स कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। ठीक है, तो कैसे बेडरूम से लेकर ईटिंग से लेकर हर जगह ये पति वेदिकास इतने बदतमीज लोग होते थे कि इनको राजा के बेडरूम में भी जाने की इजाजत थी, किसी भी टाइम कोई भी नहीं रोकेगा। दूसरा, ये राजा खाना भी खा रहा हो चाहे लड़ाई भी कर रहा हो, कहीं पे भी जाके इन्फॉर्म है, तो ये बेसिकली रॉ एजेंट थे। कौन थे उस टाइम के जमाने के? रॉ एजेंट, जो आज के टाइम पे जाके, जैसे आपने धुरंधर देखी होगी ना, अरे सर हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे आए, इसके अलावा काम ही क्या है, हम लोग खाली बैठे हैं, धुरंधर देखने के लिए 4 घंटे बर्बाद कर सकते हैं, बट पढ़ने के लिए नहीं। हम पति वेदिकास के बारे में, पर धुरंधर में एक बात तो अच्छी है, आपने देखा हो कैसे वो रॉ एजेंट बन के दूसरे देश में जाता है ना, और सेवा किसकी करता है? इंडिया की। वी आर प्राउड टू बी इंडियन। तो ऐसे हमारे पास सोल्जर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे ही पहले के जमाने में पति वेदिकास होते थे। क्या होते थे बेटा? पति वेदिकास। ये सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे और पहुंचाते थे। जैसे क्लास में एक बच्चा नहीं होता जो मैडम का खबरी होता है, वैसे ये भी एक खबरी था। किसका? राजा। ठीक है,
अल्टीमेटली किसके द्वारा पहुंचाया, अशोका के पास पहुंचाया जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इसको 24/7 एक्सेस था, इतनी तो इसकी वाइफ का एक्सेस नहीं था, राजा की इतनी सारी रानियां थी, इतनी एक्सेस नहीं था जितना एक पति वेदिका एक्सेस करता था। सोचो राजा कितना, ये इंसान कितना पावरफुल होगा कि जब चाहे तभी राजा से मिल सकता है। एंड इवन राजा कितना, ये स्पेशलाइज्ड जो रिपोर्टर थे इनके ऊपर कितना भरोसा करते होंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्नल किंगशिप अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है कि राजा जो था अपनी प्रजा को शो करने के, प्रजा को संतुष्टि दिलाने के लिए, प्रजा को ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या, ये छोटे छोटे रिपोर्टर्स को तैयार रखता था ताकि हर जानकारी उनको मिल सके, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे रो है, IBS, कितनी सारे धुआंधार करके इंटेलिजेंस, धुरंधर जैसी मूवी बना डाली, तो वैसी ये चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसे किया गया, ये चीजें और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे, राजा का एक्सेस था, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल था उनके प्रजा और राजा के बीच में, ये चीजों को शो कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसे कि पति वेदिकास कौन थे भाई साहब, तो पति, वो पति जो राजा के लिए काम करते थे उनको हम बोलते पति वेदिकास, ठीक है। और ये शो कर रहा है कि अशोका का पैटर्नल पिता नामक प्यार, कैसे वो राजा के बारे में कैसे वो प्रजा के लिए सोचता था, वो सब चीजें कैसे किए, ये एटीट्यूड कैसे शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एंग्यूस, अब लड़ाई झगड़ा, अरे भैया सही हो जाओ। अब ये वाला कैसे है, वेट, देखो अब इस पूरे का देवम पिए धम्मा, ये बेसिकली वो चीज है कि जब एक बहुत बड़ा कलिंगा का वॉर हुआ, वॉर होने के बाद कैसे अपने आप को उसने लड़ाई करने से चेंज करके पूरा का पूरा किसमें, धम्मा को प्रोपेगेट करने में स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम क्या हुआ था, 1 लाख के अराउंड पीपल जो है मारे गए, 150 के आगे डिपोर्ट हो गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, स्टडी ऑफ, इस पूरे वॉर को क्या बोलते हैं, कलिंगा वॉर। और इसमें किसने लड़ाई करी थी, सम्राट अशोक ने लड़ाई करी थी, ठीक है। और लड़ाई करने के बाद क्या किया, अल्टीमेटली इन्होंने विक्ट्री जीतने के बाद ये खुश नहीं हुए, बट इन्होंने सोचा कि छोड़ो लड़ाई झगड़े का काम, अब हम क्या करेंगे, हम लोग प्यार से बातें करेंगे। तो इन्होंने एक नए टाइप का स्टडी को स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ धर्मा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, अल्टीमेटली कलिंगा वॉर कैसे शिफ्ट हुआ प्रॉपर, कि पहले जो लड़ाई करते थे वो प्यार की भाषा बोलने लगे, ठीक है। कन्फेशन, बर्थ ऑफ धर्मा, कैसे नॉन वायलेंस और मोरालिटी की बात करेंगे हम लोग, ये सब चीजें कैसे एक राजा के लिए अब आम इंसान की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी शो करता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कलिंगा वॉर कैसे सम्राट अशोक की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बना, आप बताइए इससे सम्राट अशोक कितने नाराज हुए। और तो बेसिकली आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, धम्मा के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें नुकसान हुए, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब हम कंपेयर करेंगे इन चीजों को, सी एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस में प्रशस्ति की बात करेंगे हम, अशोका ऑर्डर्स ऑफ सोर्स 10 और 11 में, सुदर्शन लेख की बारे में, प्रभावती गुप्त, ये सब क्या है हमारे एपिग्राफी है। लिटरेचर की बात करेंगे तो अल्टीमेटली मनुस्मृति की बात करी गई है, हर्षचरिता के बारे में बात किया गया है, शिल्पाधिकरण के बारे में बात किया गया, ये लिटरेचर है। फॉरेन अकाउंट्स की बात करेंगे तो मैगजीन के बारे में बात किया है, अर्थशास्त्र के बारे में बात किया है, और पैरी प्लस स्पाइस ट्रेड के बारे में बात किया। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के अकाउंट्स है, कुछ लिटरेचर है हमारे, कुछ हमारे बाहर से आए हुए घूमने वाले लोगों ने लिखा है, और कुछ हमारे क्या है एपिग्राफिक जो इंस्क्रिप्शन यहाँ के हैं वो चीज है, ठीक है। लास्ट, अब हमें कैसे बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन पूरे सोर्सेज को पढ़ने के लिए। सो 4 रूल है इन पूरे स्ट्रेटेजीज को पढ़ने, इन पूरे सोर्सेज को पढ़ने, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल को क्वेश्चन में दिए तो ये मत बोलना सर आपने ये करवाया नहीं, सारे चीज करवा रखी है तुम्हें। तो देखो सबसे पहला रूल, हमें ऑथर को पहचानना है, और ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है इसके बारे में पहचानना। जैसे हरिसेना ने क्या लिखा, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, तो क्या ये चीज सही थी या गलत है, ये चीज को बारे में पहचानना। दूसरा रूल क्या है, हमें गैप को पता करना है। गैप का क्या पता करना है कि जो कौन कौन से, जैसे मनुस्मृति ने जो प्रॉपर्टी के बारे में लॉ बनाया और प्रभावती गुप्त का जो लैंड होल्डिंग था, क्या ये दोनों सेम है, क्या ऐसी बातें मनुस्मृति में लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। तीसरा रूल क्या है कि टोन को नोट करो। टोन को नोट करने का मतलब क्या वो प्यार में लिखा गया है, वैलोर में लिखा गया है, गुस्से में लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। और चौथा क्या है, इसके साथ साथ हमें बाकी सारी थीम को भी कनेक्ट करना है। जो कुछ भी चीज हो रहा है, अगर तो कहीं लड़ाई हो रहा है तो उसका इंपैक्ट ट्रेड पे क्या पड़ेगा, अगर जो कहीं पे लोग राजा लैंड ग्रांट कर रहा है तो उसका टैक्स कलेक्शन पे क्या इंपोर्ट पड़ेगा। तो इन सब चीजों को क्या करना है, हमें इंटरलिंकिंग करना है। अल्टीमेटली ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स जो था बेटा, उस किंग्स एंड फार्मर्स एंड टाउन्स का कंप्लीट क्या है हमारा
सोर्स के सभी हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो होगा हमारा पीवाईक्यू आएगा चैप्टर सेकंड का। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और हिस्टोरियंस यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर ऑफ सीबीएसई एग्जाम, सो स्टे ट्यून। थैंक यू।